अब उसने एक्सपायरी के दिन अपना काम बखूबी कर दिया। अब थोड़ा सा अगर आप देखें मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ। मीनवाइल अब हमारे साथ श्री प्रकाश दीवान जुड़ चुके हैं बातचीत में इस बिग मार्केट वॉइसेस की आज की कड़ी में। प्रकाश सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए फ्लो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, डीआईएस का पैसा बहुत अच्छा था, म्यूचुअल फंड्स का पैसा बहुत अच्छा था, बट एफआईएस के पैसे आने की जो वाइब्रेशंस है वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं और वो वाइब्रेशंस फील हो रही हैं एचडीएफसी बैंक के स्विंग को देखने के बाद। आपकी राय क्या है सर? दरअसल हुआ क्या चुनाव से पहले, आई मीन चाइनीज़ मार्केट या फिर हांगकांग के मार्केट्स को एफआईएस ने बहुत स्ट्रांगली चेज भी किया। क्या हमारा प्राइस बेटर था इसलिए वो यहाँ पे आए, या फिर अब स्पष्ट हो गई है कुछ समय के लिए स्थितियाँ, इसलिए एफआईएस का पैसा आ रहा है? और अब अगर आ रहा है तो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन उनका क्या, ये बैंक्स ही रहेंगे जो कि काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे? तो नमस्कार वीरू। आपके सवाल में ही काफी हद तक जवाब छुपा हुआ है। आपने जैसे फरमाया, जो हैं। एफआईज का पैसा जो हार गया था या वेट कर रहा था इलेक्शन के आउटकम के लिए, वो सबसे कम हल्का वो हुआ था, एलोकेशन हम्म। तो बैंकों में हुआ था। ठीक है। और जो इलेक्शन आउटकम के बाद नई सरकार बनने के बाद जो कंटिन्यूटी का एक एक बहुत क्लियर मैसेज आया है, चाहे वो कैबिनेट के गठन में हो, चाहे वो पॉलिसीज के झुकाव की तरफ हो, उससे साफ जाहिर है कि ये दौर अगले 3-4 साल का जो दौर है, ये प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन का रहेगा। हमने पिछले 3 साल में देखा है कि सरकार ने पीएलआई के जरिए काफी कुछ इंसेंटिव्स के जरिए पब्लिक सेक्टर के थ्रू स्पेंडिंग की है, कैपिटल फॉर्मेशन वहां हुआ है। अब ये प्राइवेट सेक्टर के पास इसका वो रहेगा ओनस। और जैसे ही प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कैपिटल फॉर्मेशन में होता है, आपको बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ, निम एक्सपेंशन, सब चीजें जो है सही बैठना शुरू हो जाएंगी। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बैंक्स में अंडर ओनरशिप थी, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। तो जैसे जैसे वो ओनरशिप बढ़ती जाएगी, आपके जितने बैंक से, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, इंडसइंड, कोटक, जहां ओनरशिप कम है इंस्टीट्यूशंस की, वहां वो पैसा आपको बड़ी तादाद में आता हुआ दिखेगा। सो स्वाभाविक है, ये मैं तो मानता हूं कि हो सकता है इंडेक्स बैंक निफ्टी आपको अभी भी 2-3 हजार पॉइंट और दिखे बिफोर इट स्टार्ट स्टेबलाइजिंग। तो अभी तो बहुत अच्छी खासी जगह है, अंडर ओनरशिप है, पॉजिटिव वो है, क्रेडिट ग्रोथ सामने आपको दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगले 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट घटना जब शुरू होंगे, तो आपके पास वो वापस जो है एक एक एक्सपेंशन मार्जिन का बनना शुरू हो जाए। हैं। अच्छा प्रकाश सर, एक परफेक्ट ब्लेंड क्या होगा? मान लीजिए मुझे अभी भी बैंक्स लेने हैं, मतलब आप प्राइवेट बैंक्स में से और सरकारी बैंकों में से क्या लेना चाहेंगे? अगर मेरे पास गुंजाइश 4 बैंकों की हो, प्राइवेट और पीएसयू, और अगर एक दो मिड कैप को जोड़ने का स्कोप हो, आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि सेक्टर इतना, क्षेत्र इतना बड़ा है कि आप उसमें से किन चीजों का चयन करते हो जो आपको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सके। तो इसमें 4 नाम में से 2 प्राइवेट सेक्टर रहेंगे, 2 पब्लिक सेक्टर रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ कोई प्राइवेट सेक्टर से फीकी रहेगी। दोनों की रफ्तार थोड़ी बहुत अलग हो सकती है समय के हिसाब से, बट दोनों, बोथ ऑफ देम विल ग्रो। पब्लिक सेक्टर में आपको लेना है, एक सबसे पहले मेरा कैनरा बैंक का चयन करूंगा, क्योंकि मुझे जो जो वहां पे इंप्रूवमेंट दिखा है पिछले 1 साल में, और जो आगे के ट्रिगर्स समझ आ रहे हैं, चाहे वो उनके एएमसी के मोनेटाइजेशन को लेके हो, इंश्योरेंस के बिजनेस को लेके हो, जीसेक के बिजनेस को लेके, वहां वो मोनेटाइजेशन से बैलेंस शीट बहुत मजबूत बनेगी। और जो रेवेन्यू रिकग्निशन, जो इनके जो पुराने एनपीएस के जो प्रोविजनिंग है, उसमें से जो राइट बैक्स आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में इनको, इनकी अर्निंग्स को, प्रॉफिट को सपोर्ट करेगा। सो कैनरा बैंक। सेकंड, पब्लिक सेक्टर बैंक की साइड में आईडीबीआई को देखिए आप, बहुत क्लियरली यहाँ पे एक स्पेशल सिचुएशन का आभास हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका डाइवेस्टमेंट पहले होगा, क्योंकि सरकार के पास मालिकी ज्यादा है। तो आपको एक अच्छे भाव पे, अच्छे ओनरशिप के साथ इसमें कोई अनाउंसमेंट जल्दी आता हुआ दिखेगा। ये पेंडिंग रह गया था पिछले साल, नहीं तो पिछले साल के साइकिल में ही हो जाता, लेकिन अभी यहाँ जगह है। और प्राइवेट सेक्टर में छोटी बैंक्स में से इंडसइंड को देखिए आप। इंडसइंड के पोर्टफोलियो का जो जो संतुलन है ग्रोथ और सेफ्टी को लेके, वो बहुत ही बढ़िया है। वो एक्चुअली एक एनबीएफसी जैसा पोर्टफोलियो है, लेकिन बैंक के ढांचे में। तो इंडसइंड ऑफकोर्स थोड़ा सा बढ़ जरूर गया, तो थोड़ी घबराहट होती है कि पिछले 2 हफ्ते में इतनी इसमें वो आई है, लेकिन अभी भी जगह, गुंजाइश बहुत है। और आई वुड स्टिल बिलीव एचडीएफसी बैंक में जो रिवाइवल दिख रहा है वो आएगा। वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेशक हो, लेकिन आपको ये 1900-2000 की लेवल्स तक इमीडिएट बेसिस पे कूच लगाता हुआ दिखेगा।
और जो लंबे समय के लिए रखेंगे तो ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग तो चलता रहेगा, बट ये कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा मैं, 2 पब्लिक सेक्टर, 2 प्राइवेट सेक्टर एंड चारों के जो ट्रिगर्स हैं वो यूनिक है। Uh, प्रकाश, गुड आफ्टरनून। आई अंडरस्टैंड कि बैंक्स में जो पूरी साइकिल का इम्पैक्ट आता है और जो तेज़ी आती है, उसका एक लार्जर इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है, लेकिन ये जो आपने कॉन्टेक्चुअलाइज किया है कि क्या वजह रहेगी लार्जर इस सेक्टर को आउट परफॉर्म करने के पीछे, क्या वो एनबीएफसीज के लिए भी फेवरेबल रहेगा? क्योंकि एनबीएफसीज में इतना एक्सूबरेंस नहीं देखने को मिला है जितना निजी बैंकों में आज नजर आया है। नो एब्सोल्युटली अर्शदा, वेरी गुड क्वेश्चन कि जो चीज बैंकों के लिए एप्लीकेबल है वो किस हद तक एनबीएफसीज में ट्रांसलेट होती है, बिकॉज मौके वहां भी बहुत होते हैं, कंपनीज के साइजेस वहां पे ऐसे हैं जो ग्रोथ आपको मल्टी बैगर्स लॉन्ग टर्म में बनते हुए दिखे हैं, चाहे वो कैन फिन होम्स हो, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो। सो मुझे लगता है उस क्षेत्र में अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा एक अलग नजरिया अपनाएं कि हर एनबीएफसी में भी बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं अर्शदा, जैसे आप जानते हैं। जो गोल्ड लोन कंपनीज वो बहुत अलग हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, जो व्हीकल फाइनेंस कर रहे हैं, जो पर्सनल लोन्स दे रहे हैं, तो उस लिहाज से इसका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाए, वहां भी 4 कंपनी लीजिए आप और 4 अलग अलग क्षेत्र को कवर करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस विल प्रोबब्ली बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रॉमिसिंग एरियाज, और जो टेक्नोलॉजी का जो जो अडॉप्टेशन हो रहा है वहां पे, उसकी वजह से आपको रीच बहुत गजब की बढ़ती हुई दिखेगी। तो जो पेनिट्रेशन नहीं हो रहा वो दिखेगा, जो व्हीकल फाइनेंस में 10 साल पहले हुआ था, 10-15 साल पहले, लेकिन अब वो आपको हाउसिंग फाइनेंस में दिखेगा। तो मेरा झुकाव थोड़ा सा हाउसिंग फाइनेंस की तरफ ज्यादा है, बट एनबीएफसीज में कुछ बहुत ही बढ़िया एनबीएफसीज हैं जो मुझे पसंद आती है। साइज छोटी होने की वजह से डिस्कशन नहीं होता है। एक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस करके कंपनी है, अब वो मतलब इतना सिंपल काम करते हैं, लेकिन उनके जो क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम्स हैं वो इतने मजबूत हैं और इतने बढ़िया तरीके से वो जो टिकट साइज जिसको वो अपनाते हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस टाइप की कंपनीज का डिफरेंशिएटेड ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। और ये कुछ समय पहले ये कंपनी काफी सस्ते में मिल रही थी, अब थोड़ा प्राइस टू बुक के हिसाब से आपको दिखी होगी, अप्रिसिएशन इसमें अच्छा आया है, बट अभी भी बहुत गुंजाइश है क्योंकि वो स्पेस बहुत बड़ी है। सो आई फुली अग्री, एनबीएफसीज में भी रहना चाहिए, और मेन स्ट्रीम एनबीएफसीज में जैसे एबी कैपिटल है, एक बहुत क्लियर कट रिवाइवल उसके बिजनेस में भी दिख रहा है। जो पिछली बार जो मैट्रिक्स आए थे कॉल पे, जो समझ आए थे हमको, उसमें एक झलक है। ऑफकोर्स ये झलक है, अभी इसको एक आध क्वार्टर और वैलिडेट होने में समय लग सकता है, बट यू कैन कीप इट ऑन योर रेडार। कंजम्पशन थीम में बीच में कुछ इंटरेस्ट आया था, लेकिन ऑफ लेट, एंड आई विल बी वेरी स्पेसिफिक फॉर टाइटन ओनली, प्रकाश, ये स्टॉक मौका मिलते ही यहाँ पर भारी मुनाफा वसूली आना शुरू हो जाती है। आज भी टॉप लूजर्स में शामिल है। दिक्कत क्या है कि वैल्यूएशंस की ही पूरी झंझट है या फिर कुछ और मार्केट पड़ रहा है इधर? नहीं, अगेन वेरी गुड स्पॉटिंग, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी फंडामेंटली क्यों इसके प्राइस बिहेवियर ऐसा होना चाहिए? द रीजन इज वेरी सिंपल। इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट आपको इतना नहीं रहता जब आप देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट कंजम्पशन के बिना इसको इतना पी, हाई मल्टीपल पी दे रहे हैं। मतलब कंजम्पशन में कोई इतना, जैसे आपने कहा, वो एक वन ऑफ आया, हमने कुछ एफएमसीजी के मूव्स देखे इलेक्शन आउटकम के आसपास, वो डिफेंसिव प्ले जैसा था, लेकिन वो क्या सेक्टर रोटेशन समझ लीजिए। लेकिन जो टाइटन का जो कंजम्पशन का जो पैटर्न है या सेगमेंट है, वहां पे कंपेटिटिव इंटेंसिटी अर्शदा बहुत बढ़ रही है। आप ये देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स टाइटन के बाद आए हैं वो बहुत सारे हैं। मतलब ज्वेलर्स में तो आप देखिए तो इतने ज्यादा नाम हो गए उस सूची में, वो सारे ही अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। बैलेंस शीट उनकी इंप्रूव हुई है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इंप्रूव है, तो इन्वेंट्री गेन्स की वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ आ रही है वापस, उस लिहाज से वो compete कर पा रहे हैं जो पहले टाइटन के सामने नहीं कर पा रहे थे। तो एक्सपेंशन अच्छा खासा कर रहे हैं, प्राइस कंपेटिटिव है, कस्टमर सेगमेंटेशन भी डिफाइन हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि टाइटन हर 5 साल में स्टेज पे जाता है कि 6-8 महीने थोड़े से स्लो रहते हैं या नरम रहते हैं, और उसके बाद फिर एक नई मजबूत उससे होता है। अब हो सकता है अगले क्वार्टर में या 6 महीने में आपको फेस्टिव सीजन के आते आते साड़ियां और बाकी चीजें, घड़ियां ज्यादा बिकने लगे और ज्वेलरी कम बिके। सो ये मिक्स उनका जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, डायनेमिक है, बट इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। नीचे के लेवल्स पे आई एम श्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा, लेकिन हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच होने की वजह से ही हम अक्सर होते हुए देखा है। अच्छा प्रकाश सर, जैसा भी हुआ, आई थिंक सरकार का गठन हुआ, लेकिन फिर भी
आई थिंक बीजेपी के जो नंबर्स रहे और इन नंबर्स के बाद अब एग्जैक्टली अब उन्हें स्टेट इलेक्शंस में भी जाना है। अब दो शुरुआती जो निर्णय लिए उसमें क्लियरली विजिबल है कि वो आई थिंक अपना रूरल स्पेंड्स बढ़ाना चाहते हैं और आई थिंक लोगों के हाथ में पैसा जाए, उसका एक विकल्प शायद इस बजट में भी तलाशा जाए। कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी हमें स्टेट इलेक्शंस में जाना है, अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड ऐसे कौन से स्पेस नज़र आ रहे हैं जहाँ पे प्ले करना चाहिए? जस्ट फॉर इंस्टेंस, क्या एग्री स्पेस, क्या ट्रैक्टर स्टॉक्स, क्या फर्टिलाइजर स्टॉक्स, क्या केमिकल स्टॉक्स, इन पे बैट करना चाहिए इस वक्त? वीरू देखिए, एज अ स्पेस अगर मैं देखूं तो थोड़ी सी लिमिटेड विकल्प हमारे पास गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि एक पूरी की पूरी स्पेस रिवाइव होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन बॉटम अप बेसिस पे कई नाम उसमें उस स्पेस में भी ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल्स है, केमिकल्स में आपको कुछ अच्छी कंपनीज अभी भी दिखेंगी जहां टर्न अराउंड ऑलरेडी एविडेंट है, तो आप उनको पहले देखिए, 6 महीने बाद बाकी लिस्ट में वो कंपनी का समावेश बाकी बहुत सारी कंपनियों का हो जाएगा। पर लीडर्स जो है उसमें केमिकल्स में रिवाइवल है। एक स्पेस में मुझे जो समझ आ रही है, जो ट्रैक्टर स्पेस है, पिछले साल आपने देखा ट्रैक्टर सेल्स में बहुत बड़ा मार पड़ा था और ऑफ कोर्स उसका अंदेशा पहले से स्कॉच और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिया था। इस बार मॉनसून की टाइमिंग पे थोड़ी बहुत अटकलें लग रही है कि शुरुआत हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैकेनाइजेशन लेवल्स जो हिंदुस्तान में है उसमें अगर फंडिंग ठीक से आपको मिलना शुरू हो जाती है, और जो बहुत सारे एग्री क्षेत्र में फिनटेक ने करना शुरू किया है, मैं तो कई सेंटर्स में देखता हूँ ऐसे ऐसी कंपनीज लोन दे रही है जो आज तक वहां पे बैंक ब्रांच नहीं थी, लेकिन अब लोन की सुविधा अवेलेबल है। सो जब ट्रैक्टर्स और ये सब चीजें जब बिकेंगी तो आपको ग्रोथ रेट बहुत अलग टाइप का नंबर दिखेगा। उसमें स्कॉच देखा जा सकता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाकी चीजों का भी समावेश है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आई थिंक स्कॉच कैन गिव यू अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। यहाँ से 20-25% आपको अगले 6-12 महीने में दिखेगा। और ऐसे ही एक स्पेस मुझे लगता है टेक्सटाइल, बजट की आपने बात की, बजट में अगर कोई चीज आ सकती है जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी मेंटेन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उसका भी वो दबदबा रहे, उस लिहाज से टेक्सटाइल इज वन सेगमेंट जो मुझे लगता है थोड़ा सा अंडर सर्विस रहा है। फोकस उसमें पीएलआई आई थी, लेकिन उसका कोई बहुत असर पड़ा नहीं जितना इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सब चीजों में है। तो टेक्सटाइल में आप देखिए, जो स्पिनिंग कंपनीज हैं, जो 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 गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें से बहुत सारी आपको चॉइसेस मिलेंगी, और बहुत सारी जगहों में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है कि भाई महंगी कोई चीज आपको लग नहीं रही है, तो थोड़ा सा मुझे उस तरफ झुकाव दिख रहा है। बट ऑफ कोर्स यू नो इसमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कि कौन सी चीज किस समय पे लिया जा सकता है, बट टेक्सटाइल कैन बी अ सरप्राइज पैकेज फ्रॉम द बजट। अच्छा सर, रियल स्टेट या फिर एचएफसीज, दोनों में से क्या अच्छा रहेगा? या फिर तीसरा तबका है होम इम्प्रूवमेंट या फिर रियल स्टेट एंसिलरी, इन तीनों में से आपका झुकाव किस तरफ है? लेट मी प्रायोरिटाइज, मतलब इनको एक ऑर्डर में बता देता हूँ। सबसे पसंद एचएफसीज है, क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट कोई भी लोकेशन में बिके, हाउसिंग लोन तो लिया ही जाएगा। सेकंड इनफैक्ट मेरा होम इम्प्रूवमेंट का है, क्योंकि अगेन कोई भी बिल्डर से आप लीजिए, कैसे भी लीजिए, ग्रोथ अगर डीएलएफ की आ रही है, शोभा की आ रही है, प्रेस्टीज की आ रही है, आपको कहीं ना कहीं वो भी होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स में कंजम्पशन तो दिखना ही दिखना है। रियल एस्टेट पर से जो प्लेयर्स हैं उसमें बहुत कम ऐसे बचे हैं जहां पे वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है। मेरे हिसाब से काफी हद तक जो साइकिल है उसकी इंटरिम बेसिस पे अगले 1 आध साल के लिए थोड़ी सी पीक आ गई है। चाहे आप सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए, ओबरॉय रियल्टी देख लीजिए, जो जो बहुत अच्छी तरह बढ़े हैं, वो सारी अच्छाई जो है इन्वेंट्री सेल्स की, प्री सेल्स की, वो सारी आपकी उसमें डिस्काउंट हो रही है। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है फटीग फैक्टर आएगा। स्टॉक आपको, बिजनेस चलता रहेगा क्योंकि बिकी है चीजें, तो वो तो पैसे तो आएंगे, लेकिन आपको स्टॉक में उसका इंप्रूवमेंट थोड़ा सा समय लगाएगा, बहुत जल्दी ट्रांसलेट नहीं होगा। सो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्ट रियल एस्टेट प्लेस, लेकिन ये दो सेगमेंट एचएफसीज और होम इंप्रूवमेंट में डेफिनेटली आपको अभी ट्रैक्शन दिखेगी। प्रकाश, इस समय आईटी कंपनियां कैसी लग रही? क्योंकि कुछ देर पहले हमने बेक सिरे में, एक सुर में कई सारे जानकारों से सुना कि आईटी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स नैस्डैक में वो एआई वाला बड़ा कल्चर हॉट है, लेकिन भारत में किस तरह का प्ले देखने को मिलेगा? आईटी में क्या चलेगा इधर? नो, गुड क्वेश्चन। बट भारत में मुझे नहीं लगता कि एआई इतना बड़ा अभी हुआ है या हो सकता है बहुत जल्दी कि आपको आईटी कंपनीज में कोई फर्क दिखेगा। वहां यूएस की कंपनीज ने जो काम किया है वो हमसे काफी आगे हैं।
तो एका दिक्का दुक्का कोई चिप कंपनी, कोई लॉजिक जिसकी एआई की तरफ के झुकाव वाली कंपनी में हो सकता है। आईटी कंपनीज इनफैक्ट आई वुड स्टे अवे फ्रॉम अर्शद, और उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जो यूएस डॉलर पे प्रेशर है, ये आपको गहराता हुआ दिखेगा अगले 6 महीने में। ऑफ कोर्स इलेक्शन वहां आ रहे हैं, तो एक पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ माहौल बना हुआ है, लेकिन जो यूएस की हालत है, यूएस ट्रेजरी की हालत है, जो डेट रीपेमेंट वहां पे जो हालत है, पहली बार यूएस में डिफेंस बजट से ज्यादा आपका रीपेमेंट, डेट का रीपेमेंट का आंकड़ा गया है, विच इज इतने सालों में नहीं हुआ हिस्ट्री। तो ये आपको ये बताता है कि सिचुएशन बड़ी बहुत हेल्दी नहीं है। और यूएस पे प्रेशर अगर दबाव रहा यूएस डॉलर पे, तो आपकी कमाई आईटी कंपनीज की तो दबाव में रहेगी। तो वहां 4-5% का मार अगर पड़ गया, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता आईटी कंपनीज में रहना चाहिए। एक कंपनी जो मुझे वहां पसंद आती है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। इसका हुलिया थोड़ा सा अलग है, इसकी डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, मल्टी करेंसी वो है बास्केट। और सेकेंडली जो टाटा मोटर्स और शेरी का जो चाइना में करार हुआ है, ये एक बहुत हिस्टोरिक फैक्ट है। ये जेएलआर और चेरी मिल के अब कम्पीट करने की बजाय मिल के काम करेंगे। उसमें टाटा मोटर्स की ये एक जमाने में टाटा टेक उसकी एक वो उसमें हुआ करती थी, सेटअप में हुआ करती थी, उसकी सब्सिडी हुआ करती थी। अब आप ये सोचिए टाटा टेक को ये डेटा के बाद, ये काम काज मिलने के बाद कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आई थिंक देयर इज लॉट्स दैट्स पॉसिबल। अब वो जैसे जैसे स्केल अप होगा, आपको एक बहुत बढ़िया रफ्तार उसकी ग्रोथ की दिखेगी, स्टेडी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन रफ्तार दिखेगी सही, ये मैं मानता हूँ उसके बिजनेस को समझने के बाद। आई वुड लुक एट टाटा टेक, और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं लग रहा। ऊपर गया था, फिर थोड़ा सा 1000 के आसपास मिला। इस मार्केट में जब हम न्यू हाईस बना रहे हैं रोज रोज, ये अभी भी अपने पुराने हाई को नहीं लांग सका है। सो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट आपको वैल्यूएशन का भी मिल जाएगा। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कहाँ पर है सर इस वक्त? अभी गोवा में, मुंबई में? नहीं नहीं, गोवा में नहीं हूँ, बट पहुंच जाऊंगा, परसों तक पहुंच जाऊंगा, और जल्द ही मुंबई में भी आऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. सर, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे और सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी काम करते हैं, यतिन से बात करते हैं।